तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा जो पिछले 2 दिनों से मंडे से ट्यूसडे आप टीवी पे शोर शराबा सुन रहे थे। दाऊद का एक गुर्गा मुंबई की क्राइम ब्रांच ने पकड़ लिया। ये हो गया, वो हो गया। उसका नाम है रियाज भाटी। कौन है ये रियाज भाटी? इसका किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत पुराना जानता हूँ इसको मैं। बहुत पुराना शातिर किस्म का अपराधी है। बेसिकली चीटर किस्म के लोग जो आज से 15-20 साल पहले फर्जी प्रॉपर्टी के पेपर बना के घुसपैठ करके किसी की प्रॉपर्टी में इनडायरेक्टली एंटर करके उस पर कब्जा करना और पुलिस वालों की मदद से अल्टीमेटली उसके असली मालिक से पैसे बटोरने, नया ग्राहक खड़ा करके डिस्प्यूट क्रिएट करना और बाद में डी कंपनी के नाम से बड़ी रकम ऐंठनी। ये एक बड़ा गैंग था जिसमें 4-5 लोग शामिल हुआ करते थे। इनका उस्ताद था बच्ची सिंह, उसके साथ था एक असलम अतरवाला और तीसरा ये रियाज भाटी। ये तीनों की तिकड़ी पुरानी बदमाश, मजे हुए ठग, चीटर और साथ में क्रिमिनल। कोई मर्डर वर्डर कोई नहीं किया, गोली किसी पे नहीं चलाई, लेकिन अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़े होने के नाते बहुत से ईमानदार लोगों को इन्होंने उनका जीना हराम करके रखा था। इसलिए इनका एक डिफरेंट किस्म का हवा दहशत बनी हुई थी। आज से कोई 15-1 साल पहले सबसे बड़ा नाम इनका तब आया जब कांदीवली में, मलाड में एक प्रॉपर्टी को काबू करने के लिए इन लोगों ने बहुत बड़ी साजिश रची। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी थी, लेकिन वो आदमी भी तकड़ा था। उसने अपना असर सूख लगा के कोर्ट के थ्रू उसकी इंक्वायरी चालू करवाई। हालांकि पुलिस इनको बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। पहली बार मैंने ऐसा बड़ा केस देखा है जिसमें पुलिस के कुछ ऑफिसर ओपनली, खास तौर पे कुछ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ओपनली इन तीनों चारों के गैंग की हेल्प करते थे। उसके एवज में शायद ये लोग उन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को डी गैंग की या दूसरे गैंग्स की कुछ अंदर की जानकारी देते होंगे, या सिर्फ पैसा कमाए जाने के बाद एक हिस्सा बटोरने के लिए इतनी बड़ी प्रोटेक्शन इनको, इतना बड़ा इनके सर पे हाथ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रखते थे, जिनमें जो उस समय पे नाम आते थे प्रदीप शर्मा, दया नायक, सचिन वजे, तीनों चारों बड़े नाम हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट में। उनके साथ कहीं ना कहीं इनकी तार जुड़ती थी। भले सब लोगों ने इससे इनकार किया उस समय, लेकिन बाद में एक एक करके जब परतें खुलने लगी तो पता लगा कि ये डी कंपनी से ज़्यादा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नज़दीक थे। बहुत अजीब माजरा है। कई बार तो समझ नहीं आती कि अंडरवर्ल्ड जो है वो क्राइम ब्रांच के कुछ ऑफिसर हैं, जहाँ दाऊद का अंडरवर्ल्ड है, या छोटा राजन का, जहाँ अरुण गवली का, या किसी और का। कुछ एलिमेंट ऐसे पुलिस में हैं जो अंडरवर्ल्ड से भी ज़्यादा खतरनाक समझे जा सकते हैं। खैर, उस केस में से तीनों का नाम आया, अरेस्ट हुए, लेकिन उसके बाद लोगों का डर दूर होने की बजाय इनका डर और बढ़ गया। इन लोगों को लगा अब हमारा नाम हो गया, अब कोई बड़ी गेम पे हाथ डालते हैं। तो मुझे याद है उसी ज़माने में, ये 2000 कोई 9 या 10 की बात होगी। अंधेरी का एक पॉश इलाका है जहाँ पे बालाजी फिल्म्स का ऑफिस है। जतेंद्र की बेटी जो वो ऑफिस चलाती है, उसके साथ एक बहुत बड़ा स्टूडियो है, यशराज स्टूडियो। बालाजी स्टूडियो के फिल्म्स के ऑफिस के बिल्कुल बैक साइड पे एक एड लैब्स करके बहुत बड़ी लेबॉर्ट्री है शेट्टी भाइयों की। वो दोनों भाई मुझे जानते हैं अच्छी तरह, बहुत रेप्यूटेड कंपनी है। उनके सिनेमा हाउसेस भी हैं, एड लैब सिनेमाज करके, उनकी बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस भी है। तो एड लैब्स के साथ में जुड़ा हुआ
एक बहुत बड़ा प्लॉट था जहाँ पे एक पंजाबी की उस ज़माने की सबसे बड़ी चैनल लिशकारा चैनल चल रही थी। उसमें काफ़ी सारे पंजाबी प्रोड्यूसर आर्टिस्ट बहुत अच्छे सीरियल बनाते थे। मेरे एक दोस्त थे मोहन सिंह, उनका एक सीरियल तूता वाला खूबी वहाँ पे बना था। पंकज धीर उनको कोई उसको चला रहे थे, इस तरह से और कुछ धीर था, 2-3 भाई थे वो। वो प्रॉपर्टी जो थी बिल्डिंग वो पूरी बनी नहीं थी, उसका ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर बना था। फर्स्ट फ्लोर के आधे हिस्से में लाइब्रेरी थी जहाँ पे लश्कारा चैनल की जितनी प्रोडक्शन हुई थी गानों की, उस समय पे VHS कैसेट्स हुआ करती थी, वो सब कैसेट्स बहुत बड़ी लाइब्रेरी में, एयर कंडीशन लाइब्रेरी हुआ करती थी, उसमें वो सब कैसेट्स रखी होती थी। तो वहीं कैसेट्स वाले रूम में उसके जो नायर ब्रदर्स थे, दो केरला के, बड़ा आपको अजीब लगता होगा कि केरला के लोग पंजाबी चैनल चला रहे थे, लेकिन उन्होंने पंजाबी स्टाफ रखा हुआ था और बड़े रिप्यूटेड टेक्निकली साउंड लोग भर्ती किए हुए थे। शायद इसीलिए वो चैनल बहुत मकबूल थी, बहुत माना जाता था, एक स्टैंडर्ड की चैनल थी। तो जो दूसरा आधा हिस्सा था जिसमें स्टूडियो थे दो और एग्जीक्यूटिव के ऑफिस थे बैठने के, गेस्ट रूम था, एडिटिंग रूम था, वो सब वहाँ पे थे। तो वो पूरा एरिया जो था बड़े तरीके से रियाज भाटी और इसके साथियों ने, जिनमें बच्ची सिंह का सरपरस्ती थी, असलम बाहर से कंट्रोल करता था, ये तीनों ने मिलके वो ऑफिस किसी तरीके से पार्टनरशिप डील को ऐसी बनाई कि लश्कारा चैनल हम चलाएंगे, बिल्डिंग आपकी रहेगी, कुछ इस किस्म का काम में लोगों ने अंदर का अरेंजमेंट किया। तो मुझे किसी ने बुलाया कि आप पंजाबी हो, आप काफ़ी आपको नॉलेज भी है, तो आप हमें कम से कम 4-5 महीने गाइड कीजिए, हम इसको एक न्यूज़ चैनल भी शुरू करना चाहते हैं। तो मैं उन दिनों में इंग्लैंड से आया हुआ था, तो मैंने सोचा देखते हैं 2-4 महीने काम करके अच्छा लगेगा तो यहीं पे रुक जाएंगे, वापस नहीं जाऊंगा। तो वहाँ पे जाके जब मैंने देखा तो एक मेरे एडिटर हुआ करते थे डेली न्यूज़पेपर में, PKB बजाज, PK बजाज, तो RKB उनका नाम था। तो वहाँ डेली अखबार बंद होने के बाद उन्होंने उनको शायद इन लोगों ने उनको भी ऑफर दी। तो RK बजाज का एक असिस्टेंट हुआ करता था प्रदीप नाम्बियार, और उसके साथ था एक मोहम्मद करके उनका उस्मान। वो 3-4 ये लोग प्रेस क्लब में मिलते रहते थे, मैं सबको जानता था, पत्रकार थे। उस्मान वॉज रेगुलर एट द प्रेस क्लब, दिल्ली में काम भी कर चुका था, मेरा पुराना अखबार था डेली। तो उन लोगों ने मुझे बोल बाल के वहाँ पे रखवा लिया। मुझे याद नहीं, अभी शायद 35-40 हज़ार रुपया महीने का उन्होंने शुरुआती दिनों में, जब तक चैनल शुरू नहीं होती, इतने पैसे आपको देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, खाली बैठने से जो मिलता है ठीक है, तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। तो वहाँ पे काम तो था नहीं। बहुत बड़ी कैबिन RKB बजाज के लिए बनाई गई, प्रदीप नाम्बियार का एक कैबिन बहुत बड़ा बनाया गया, लेकिन क्योंकि लोग कम आते थे तो वो कैबिन मुझे और उस्मान को दे दिया गया, हम दोनों वहाँ बैठते थे। तो रोज़ ये भाटी, रियाज भाटी आधे पौने घंटे के लिए रोज़ आता था, चक्कर मार के सबसे हाय हेलो करके चले जाना। करते करते 2 महीने हो गए, कोई सैलरी देने का नाम नहीं, किसी स्टाफ को सैलरी नहीं। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि चलो मैं तो गुजारा कर लूँगा, मेरे पास 4 पैसे बचा के रखे हुए हैं, बाकी जो 20-22 लोगों का स्टाफ है, कैमरामैन हैं, एडिटर हैं, ऑफिस बॉय हैं, वो कैंटीन में काम करने वाले हैं, रिपोर्टर्स हैं, अकाउंटेंट है, वो बेचारे सब रो रहे, गरीब आदमी, किसी को सैलरी नहीं। अचानक एक दिन मैंने वहाँ पे एक, मुझे आज तक नंबर याद है उस गाड़ी का, होंडा सिटी गाड़ी आई गोल्डन कलर की, और उसका नंबर था 5555। तो जो शख्स उसमें से निकला, वो गाड़ी आने के पता लगा तो रियाज भाटी भाग के सीढ़ियाँ उतर के नीचे गया, तो मैं समझ गया कोई बड़ा आदमी होगा। तो उसके जाने के बाद जब मैंने इंक्वायरी किया कि ये आदमी कौन था जिसको सब भागने के लिए, मिलने के लिए भाग के नीचे गए, उन्होंने बताया कि बच्ची सिंह था। तो मुझे एकदम दिमाग सटका, मैंने कहा ये बच्ची सिंह तो प्रदीप शर्मा का खास दोस्त है। तो मैंने, अब काम बन गया, अब सब लोगों का भला हो जाएगा। तो मैंने ऑफिस में आके अपनी कैबिन से दरवाज़ा बंद करके
प्रदीप शर्मा को फ़ोन लगाया कि ऐसे ऐसे आपका दोस्त है बच्ची सिंह, उसके आगे दोस्त है रियाज भाटी, वो किसी को सैलरी नहीं दे रहा, ये हमारी सबकी स्टाफ की हालत है। तो प्रदीप शर्मा बोले फ़ोन पे नहीं, आप मेरे को आके मिलो। प्रदीप शर्मा ने कांदीवली क्राइम ब्रांच यूनिट 9 के इंचार्ज थे। तो मैं दूसरे दिन उनको मिलने गया, ऑफिस का एक और आदमी साथ में लेके हमारी बातचीत सुनी और हमारे सामने ही रियाज भाटी को फ़ोन कर दिया कि उनका पैसे दो, सबके सैलरी दो। हम लोग सब बहुत खुश ऑफिस आ गए। अगले दिन रियाज भाटी जी आते हैं और मुझे बुलाते हैं अपने कैबिन में। बोलते आप इतने दूर तक कहाँ चले गए, मुझे बताते, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाहर से पैसा आना था, आया नहीं। खैर एक काम करो, ये आपका ये 70-75 हज़ार रुपये आप लो, बाकी लोगों को हम दे देंगे। तो मैंने सोचा दिल में, अगर मुझे अभी मिल रहा है, मैंने नहीं लिया तो कल को ये भी नहीं मिलेगा, और अगर आज मेरा दे रहे हैं तो कल को दूसरों का भी दे देंगे। चलो अरेंजमेंट करने में टाइम लगता है कई बार। तो मैंने वो पैसा लिया और वहाँ रुक गया। फिर मुझे बोला आप छोड़ के मत जाइए, बहुत बड़े लेवल पे काम शुरू करना है, आप जैसे रिपोर्टर की हमें ज़रूरत है। तो तब तक मुझे इसकी बैकग्राउंड पता नहीं थी, लेकिन मैंने देख लिया कि बड़ा फोकरा किस्म का आदमी, अजीब किस्म के कलर्स के शर्ट्स पहनना, वह डार्क कलर के सफारी सूट, बात करने का तरीका नहीं, अनपढ़ आदमी एक नंबर का, लेकिन बड़ी बड़ी बातें, और एक रिवाल्वर साथ में रखा करता था हमेशा। तो करते करते 2 महीने और निकल गए, फिर कोई पैसा नहीं। थोड़ा थोड़ा स्टाफ को 1-1 महीने का दिया, किसी 10,000 सैलरी थी, किसी की 15,000, थोड़ा बहुत दे के 2 महीने और निकल गए। फिर मुझे बुरा लगा कि बार बार प्रदीप शर्मा को बोलना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने वो नौकरी छोड़ दी और वापस अपने घर आ गया। खैर ये मेरी मुलाकात थी रियाज भाटी के साथ। उसके बाद मैंने डीएनए वगैरह ज्वाइन, ये बात 2010 की नहीं, 2003-4 की है, क्योंकि 2005 में मैंने डीएनए ज्वाइन कर लिया था। 2010 की नहीं, सॉरी मैंने गलती हो गया, 2004 या 5 की बात है, शुरू की 5 के बिगनिंग की। तो खैर मैं डीएनए ज्वाइन कर लिया तो इन लोगों के किस्से शुरू होने लगे। ये तो आदमी बहुत बड़े छात्र अपराधी थे। 4 बगला गुरुद्वारा मुंबई में बहुत बड़ा सरदार जी का गुरुद्वारा है, उस गुरुद्वारे के जो प्रबंधक थे उनका बेटा बिल्डर था। वो गुरुद्वारे के साथ वाला एक प्लॉट डेवलप कर रहा था, वहाँ पे लोगों ने घुसपैठ कर दिया और अल्टीमेटली उस आदमी से बहुत सारा पैसा लेके उसका प्रोजेक्ट पूरा होने दिया। और वहाँ पे वही बच्ची सिंह, वही भाटी और वही असलम अतरवाला, तो इस किस्म के काम ये लोग किया करते थे, किसी की प्रॉब्लम का, मजबूरी का फ़ायदा उठा के पैसे कमाने। और वो लश्कारा चैनल जो थी, उसको इन लोगों का अल्टीमेट एम था, वो जो 60-70 करोड़ की प्रॉपर्टी थी उस ज़माने में, उसको काबू करना चाहते थे। लेकिन वो जो मलयाली भाई था नायर, जो मालिक थे, वो भी पहुँचे हुए आदमी थे। उन्होंने अपना कोई सेंटर में, उनका कोई मिनिस्टर था, कोई जान पहचान वाला दिल्ली में, उसको बीच में डाल के महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर को फ़ोन वोन करवा के वो सेटलमेंट करवाया और वो बिल्डिंग किसी बहुत बड़े आदमी को बेच दिया। अपना पैसा निकाला, सेफ रखा और इन लोगों से जान छुड़ाई। वो छोड़िए, उसके बाद और कारनामे सुनिए रियाज भाटी के। ये आदमी इतना शातिर आदमी है, कहीं ना कहीं से ये मुंबई का बहुत बड़ा एक प्रेस्टिजियस कॉलेज है, विल्सन कॉलेज, जो गिरगांव चौपाटी के सामने कॉर्नर पे एकदम, जो रोड ऊपर गवर्नर हाउस को जाती है, मालाबार हिल को जाती है, उस रोड के कॉर्नर पे विल्सन कॉलेज है। बहुत पुरानी अंग्रेज़ों के ज़माने की इमारत है। बहुत सारी फिल्मों की, सीरियल्स की शूटिंग भी वहाँ पे हुई है। और उनका एक जिम खाना है, विल्सन जिम खाना। विल्सन जिम खाना मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का मेंबर है। तो आपको मालूम है कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो जो अपनी ऑल इंडिया की बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल फॉर इंडिया, उसकी सबसे बड़ी यूनिट है, बहुत अमीर क्रिकेट की बॉडी है। तो जितने बड़े मैचेस होते हैं उसमें जो मेंबर्स हैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के, एमसीए के, उनके मेंबर्स को पास वगैरह मिलते हैं, फैसिलिटीज़, ये बहुत कुछ मिलता है, बहुत फ़ायदे की पोस्ट होती है। तो विल्सन कॉलेज में एक अली नाम का एक इलेक्ट्रीशियन हुआ करता और प्रिंसिपल थे एक बड़े सीधे साधे से अजीब किस्म के आदमी, सिलवैया उनका नाम था, मिस्टर सिलवैया।
तो उन्होंने, वो इलेक्ट्रीशियन उनके अली बहुत क्लोज था, तो अली ने सलवैया को बेवकूफ़ बना के रियाज भट्टी को विल्सन कॉलेज के जिमखाना में एंट्री दे दिया। तो इस आदमी ने हॉस्टल का एक पार्ट काबू कर लिया, वहाँ पे कोई फर्नीचर अपने नाम से खरीद के बेड कुर्सियाँ टेबल वहाँ पे लगा दिए और वहाँ पे कब्जा करके बैठ गया। अब एक बार अंदर आदमी आ गया, डॉक्यूमेंट्स बना के कि मैंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, ये मेरा एग्रीमेंट है कि मैं इनका जिम खाना रीडेवलप करूँगा। हॉस्टल काबू कर लिया जिम खाने के नाम पे। तो मैनेजमेंट में बहुत शोर शराबा हुआ। ये 2018-19 की बात है, अब ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो 3-4 साल पहले की। अल्टीमेटली मैनेजमेंट को पुलिस के पास जाना पड़ा और बड़ी मुश्किल से इस आदमी से पीछा छुड़ाया गया। इसी दौरान ये आदमी ठगी ठोरी मारते इतने केसेस हो गए इसके ऊपर कि 2005 और 2008 में 2 बार नकली पासपोर्ट पे बाहर जाने की कोशिश की। 2 बार नकली पासपोर्ट बनाया और दोनों बार पकड़ा गया नकली पासपोर्ट से। बाहर जाने के पहले ही पुलिस ने इसको पकड़ लिया, बंद किया। अब नकली पासपोर्ट का केस था, जमानत हो गई, फिर बाहर आ गया। उसके बाद सबसे बड़ा कांड, मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, उनका खास आदमी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वजे, उनके साथ मिलके इस आदमी ने बियर बार वालों से, रेस्टोरेंट वालों से बहुत बड़ी हफ्ता वसूली करने का रैकेट चालू किया। गोरेगांव के एक बिजनेसमैन ने एक FIR दर्ज कराई जिसमें 3 आरोपी हैं, परमवीर सिंह पुलिस कमिश्नर IPS ऑफिसर और सचिन वजे, और तीसरा आरोपी रियाज भाटी। देखिए, शातिर अपराधी चोरी चकारियाँ करते, फॉर्जरी करते हुए, ठगी ठोरी मारते हुए और प्रॉपर्टी पे कब्जा करते हुए पुलिस कमिश्नर के नज़दीक पहुंच गया। और उसका खास आदमी सचिन वजे, एक ज़माने का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, एक आदमी की कस्टोडियल डेथ में अक्यूज की सस्पेंड हुआ, बाद में नौकरी छोड़ के बाहर चला गया और फिर वापस आ गया, शिवसेना की सरकार बनी तो, और परमवीर सिंह का खास हो गया। और परमवीर सिंह का खास सचिन वजे का खास रियाज भाटी। अब उस गोरेगांव की FIR में ये आदमी एक्यूज और भागा हुआ था, पुलिस उसको ढूंढ रही थी, नहीं मिल रहा था। अभी आप पिछले संडे को 3 दिन पहले वर्सोवा के एक बिजनेसमैन से पैसा ऐंठने के चक्कर में कोई 1 करोड़ रुपए की फिरौती उससे मांगी और उस आदमी ने रंगदारी मांगी उससे। उसने कुछ किस्तें दी और बाद में उसकी एक 35 लाख की गाड़ी इन लोगों ने काबू कर ली और 7.5 लाख रुपया कैश जो उसके पास था वो लेके फरार हो गए। अब उस आदमी की कंप्लेंट पे इस आदमी को दोबारा अरेस्ट किया गया है इतने सालों के बाद। कितने जो भागा हुआ था काफ़ी केसेस में, उनको ढूंढते ढूंढते नए केस के चक्कर में पुलिस ने उसको एंटी एक्सटॉर्शन सेल जो मुंबई क्राइम ब्रांच का है उसके ऑफिसर ने इसको मंडे को पकड़ा और ट्यूसडे को उसका रिमांड मिला। और उसके साथ जो को एक्यूज्ड है इस केस में, लेटेस्ट मंडे वाले केस में, उसमें छोटा शकील और उसका बहनोई ब्रदर इन लॉ उसका सलीम फरूट वाला, वो भी साथ में इन्वॉल्व है। और कल कोर्ट में NIA कोर्ट के कब्जे में अभी सलीम फ्रूट वाला चल रहा है। तो मुंबई की क्राइम ब्रांच ने NIA कोर्ट में ये कल एप्लीकेशन लगाई कि हमें सलीम फ्रूट का ताबा चाहिए, हम इस नए केस में उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहते हैं, इंटरोगेट करना चाहते हैं। तो 1-2 दिन में शायद वो परमिशन मिल जाएगी। शायद अब लगता है कि आखिरी दिनों में जब इतने कांड कर लिए और अब उसको बचाने वाले लोग भी नहीं हैं सामने। सचिन वाजे जेल में है, प्रदीप शर्मा जेल में है, परमवीर सिंह जमानत पे है और जॉब पे नहीं है। अब इसको कौन बचाएगा, कौन मदद करेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।